Okay, so we will start from the beginning. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा था कि इंडस्ट्री में जो सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्यों होती है, किस कारण से हम अपने सॉफ्टवेयर को मैनेज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट नहीं कर पाते हैं। पहले उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात है कि डेवलपमेंट इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जो होता है वो डायनेमिक नेचर का होता है और ये स्टैटिक नहीं होता है। हर बार, हर समय, हर नए प्रॉब्लम के लिए बदल सकता है। जैसे अभी हमारे पास में विंडो है, एंड्रॉयड आ गया है, एंड्रॉयड में कितने वर्जन्स आ गए हैं। इसी तरीके से पहले मोबाइल पर इतनी प्रोग्रामिंग नहीं होती थी, पहले आपके वेब पर प्रोग्रामिंग होती थी और वेब के पहले आपके डेस्कटॉप पे प्रोग्रामिंग होती थी। तो इस तरीके से जो डेवलपमेंट है वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट बदलता रहता है, इसीलिए इसे डायनेमिक नेचर का कंसेप्ट समझा जाना चाहिए। इसीलिए हमें न्यू टूल्स एंड टेक्निक्स आर अनाउंस्ड इन क्विक सक्सेशन, यानी आपका जो नया टूल है और नई टेक्निक है ये हर समय हमको समझना चाहिए। जैसा ही अनाउंसमेंट होता है वैसे ही हमको आगे उस पर सीखना चाहिए। एंड दिस हैज फोर्स्ड द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और इंडस्ट्री टू कंटिन्यूस लुक फॉर द न्यू अप्रोचेस टू सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो ये जो टूल्स और टेक्निक्स जो अनाउंस होती रहती है डायनेमिक नेचर में, तो हमें सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में नया अप्रोच अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है। तो दिस इज द रैपिड एडवांसमेंट, जो इसको मैं रैपिड एडवांसमेंट बोलूंगा। क्यों? क्योंकि ये बोल के या आपको कोई पहले से अवेयर होके नहीं मिलता है, ये अक्सर हमको इंडस्ट्री में एडवांसमेंट मिलता ही रहता है। और ये रैपिड एडवांसमेंट जो है हमारे इंजीनियर्स को बार बार चेंज होना पड़ता है। अगर हमारे इंजीनियर चेंज नहीं होंगे, सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसे मैनेज नहीं करेंगे या मेंटेन नहीं करेंगे, तो हमारी जो इंडस्ट्री में क्राइसिस आ जाएगा और क्राइसिस आने से हमें कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायरमेंट इन द सॉफ्टवेयर क्राइसिस। अब मैं क्राइसिस को किस तरीके से नीड टू बी एड्रेस कर सकते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। मैं इसलिए ये बताना ज़्यादा ज़रूरी समझ रहा हूँ क्योंकि हमें जब प्रोग्रामिंग बनानी है, देखिए अब प्रोग्रामिंग में लॉजिक नहीं समझनी है, हमको प्रोग्राम का नीड समझना है कि हमारी प्रोग्रामिंग की नीड क्यों है और किस बेसिकली प्लेटफॉर्म और किस पर्सन्स या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन्स के लिए ये प्रोग्राम बनाया जा रहा है। जैसे हाउ टू रिप्रेजेंट रियल लाइफ एंटिटी ऑफ प्रॉब्लम इन सिस्टम डिजाइन। हम अपने सिस्टम में रियल लाइफ एंटिटी प्रॉब्लम को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आपको बोला जाए कि हमें एटीएम यानी कि या बैंक के लिए हमें कोई एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाना है, तो हम किस तरीके से उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये रियल टाइम प्रॉब्लम्स है। जैसे अभी हमें समझना है ऑनलाइन अटेंडेंस, या मैं समझना चाहता हूँ ऑनलाइन आपका जो भी हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं दैट आर द ऑनलाइन क्लासेस। तो हाउ टू रिप्रेजेंट इन द सिस्टम, इसे सिस्टम में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे हमको बहुत मुश्किल होता है रियल एंटिटी को समझाना। जैसे एडिशन ऑफ टू नंबर को समझाने के लिए हमारे पास में फ्लो चार्ट होता है, वैसे ही बड़ा फ्लो चार्ट हमें रियल प्रॉब्लम्स को समझाने के लिए होना चाहिए। तो इट इज ए वन बिग प्रॉब्लम कि हम कैसे उसको करेंगे। इसी तरीके से हाउ टू डिजाइन सिस्टम विद ओपन इंटरफेस, हमारा जो कंसेप्ट है वो ओपन इंटरफेस का होना चाहिए।
ओपन इंटरफेस का मतलब ये है कि हमारा जो सिस्टम है वो किसी भी इंटरफेस को पोर्टेबल कर सके, कंपेटेबल कर सके, यानी नई चीज को बहुत इजी ढंग से हम उसको इंटरफेस बना सके। क्योंकि देखिए इंटरफेस क्या है, जब तक आपका इनपुट और आउटपुट यानी कि आप इनपुट जो डाल रहे हैं उसका फ्रंट स्क्रीन और जो रिजल्ट आ रहा है उसका आउटपुट स्क्रीन, अगर ये जो दो स्क्रीन है इसको कहते हैं इंटरफेस। अब ये इंटरफेस अगर सही नहीं होगा तो हमारे जो भी यूजर्स हैं या हमारे जो भी एप्लीकेशंस उसके साथ जो कर रहे हैं, हो सकता है कि वो ज़्यादा फ्रेंडली नहीं बन पाएंगे। अगर वो फ्रेंडली नहीं बनेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर का ज़्यादा यूज नहीं होगा। देखिए पॉपुलर वर्ड मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, पॉपुलर मुझे कोई यहाँ पर किसी को हीरो नहीं बनाना है, मुझे अपने सॉफ्टवेयर का सबसे ज्यादा यूज करवाना है, उसका यूटिलाइजेशन बढ़ाना है, लोग यूज करें चीज को और क्योंकि सबसे पहले तो उसे समझना पड़ेगा। तो आपका जो इंटरफेस है वो इतना सरल होना चाहिए कि नए यूजर जल्दी से समझ सके और उसे एक्सेप्ट करे और एक्सेप्ट के बाद उसे रिगार्ड दे कि भाई ये बहुत अच्छी चीज है और बहुत फ्रूटफुल चीज है जो हमारे काम की है। अगर ये चीज हमारे मन में आ जाएगी तो हम जरूर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का भला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अच्छा समझने वाले बहुत कम होते हैं, लोग उसको गलत ही समझते हैं। तो ये चीज को हमें पूरे मार्केट में रखना पड़ेगा कि हमारा जो वर्क है वो यूजफुल और नीडफुल है, सबके लिए भला करने की कंसेप्ट रहता है। तो यहाँ पे हमें समझना है हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर। हमारा जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी है बहुत इतनी क्लियर कट होनी चाहिए, इतनी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए कि जैसे लगे कि वो आपके सामने कोई व्यक्ति बैठ के ट्रांजैक्शन कर रहा है। जैसे बैंक का ट्रांजैक्शन है तो बैंक का ट्रांजैक्शन में हमें ये नहीं लगना चाहिए कि ये कोई हाइड या कोई हैक हो रहा है या हमारा डेटा किसी को पास ऑन हो रहा है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। तो क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर जो है हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जिससे कि हम अपने जो भी कस्टमर है उसको कहीं से भी कहीं तक ऐसी मन में गलत प्रॉब्लम्स गलत इंटरप्रिटेशन नहीं आना चाहिए। ठीक है, फिर हमारे पास है हाउ टू मैनेज टाइम शेड्यूल। हमें अपना जो कंसेप्ट है, जो भी हम बना रहे हैं प्रोग्राम, वो एग्जैक्टली अपने ड्यूरेशन में कंप्लीट होना चाहिए, उसका शेड्यूल बहुत अच्छा होना चाहिए। तो हाउ टू मैनेज दिस टाइम शेड्यूल, ऐसा नहीं है कि मैंने ट्रांजैक्शन किया वो 10 मिनट की जगह 10 मतलब 1 घंटा ले रहा है, आधा घंटा ले रहा है, इतना ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए। वो एक पर्टिकुलर समय में ही उसका ट्रांजैक्शन खत्म हो जाना चाहिए। और कभी कभी ट्रांजैक्शन नहीं होता है तो प्रॉपर वे से मुझे मैसेज मिलना चाहिए कि किस कारण से ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। Now, how to ensure the reusability और extensibility of the model। हमें ये चीज की इंश्योरिटी करना है कि हमारा जो भी मॉड्यूल है वो रीयूज हो। ठीक है ना, रीयूज नहीं होगा तो हमें हर बार फिर से ABCD से बनाना पड़ता है प्रोग्राम, जो नहीं जरूरत है। हर प्रोग्राम को हम अगर स्टार्टिंग से बनाएंगे तो बहुत समय लग जाता है। अगर सपोज करिए पहले से कोई लाइब्रेरी डेवलप्ड है तो हम उस लाइब्रेरी से अपने प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आता है एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ द मॉडल, यानी अगर सपोज करिए कि कोई प्रोग्राम में 2 नंबर एडिशन का बनाया है तो उसे हम 3 नंबर के एडिशन के लिए वही प्रोग्राम को एक्सटेंड कैसे करेंगे ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने एक प्रोग्राम बनाया है कि 2 नंबर को बिग बताने के लिए कि हाउ टू फाइंड द बिग नंबर इन ए 2 नंबर। अब मेरे पास 10 नंबर में से बिगेस्ट निकालना है तो क्या मैं अपने पुराने प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज करके उसे एक्सटेंड कर सकता हूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो जो भी मैंने पुराना जितनी एक्सरसाइज करनी है वो सारी की सारी यूज हो जाए, वो एक्चुअल में हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल होता है।
ठीक है ना। जैसे यहाँ पर जैसे अभी अपन आगे की क्लास पढ़ रहे हैं, यानी कि हम सेकंड सेमेस्टर पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर की जो लॉजिक्स हैं वो अगर हमें डायरेक्टली यूज हो जाए तो हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। अदरवाइज क्या है कि ये सारी चीजें फिर से एबीसीडी से पढ़ाना या एबीसीडी से पढ़ना बहुत टाइम कंज्यूम होता है, बहुत समय लगता है। तो हमारे पास में अलग से देखिए और भी एड्रेसेस हैं, जैसे हाउ टू डेवलप मॉड्यूल्स दैट टॉलरेंट ऑफ एनी चेंज इन फ्यूचर। भाई ये तो बहुत अच्छी चीज है कि कोई भी मॉड्यूल आप जो बना रहे हैं उसका टॉलरेंस कितना होना चाहिए, यानी वो नई चीजों को टॉलरेंस कर सके, है ना। तो जैसे अभी आप देख ही रहे हैं कि हम अपना जो क्लासरूम है वो ऑनलाइन बना दिए हैं। ऑफलाइन हम ज़्यादातर जानते थे, हम ऑफलाइन को ज़्यादा मतलब यूज टू हैं, हम ज़्यादा उसमें अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं। लेकिन अभी कोरोना के कारण हमने चीज़ों को ऑनलाइन बना दी है। जब ऑनलाइन बना दी है तो हमारा जो मॉड्यूल है वो टॉलरेंस, यानी ये जो टॉलरेंस आपको देखिए दोनों केस में नॉलेज बच्चों को मिलना बहुत ज़रूरी है, चाहे ऑफलाइन क्लास हो चाहे ऑनलाइन क्लास हो, दोनों में हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्या है, नॉलेज है। अगर ये चीज़ नहीं मिल पा रही है तो कहीं ना कहीं हम देखिए हो सकता है कि कभी ऑफलाइन में ज़्यादा चीज़ समझ में आती है और कभी ऑनलाइन में चीज़ समझ में आती है। हर एक सिस्टम में कुछ एडवांटेज होते हैं और डिसएडवांटेज होते हैं, ये बात सही है। लेकिन हमको टॉलरेंस देखना है कि जो भी नया चेंज हो रहा है वो टॉलरेट हो पा रहा है कि नहीं। देखिए खाना पूर्ति कंसेप्ट में हमें काम नहीं करना है। अगर हम सोचेंगे कि भाई किसी तरीके से भी ट्रांजैक्शन हो जाए, समय निकल जाए, फिर उसके बाद ऐसा नहीं है, क्योंकि ये समय आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके लिए फिर से सेकंड सेमेस्टर नहीं आएगा। ठीक है, तो दिस इज द वेरी इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट कि मैं आपको है ना समय आपका वही समझ के यूज करूं और आपको मैं उतना ही इम्पोर्टेंस से समझाऊं जितना इम्पोर्टेंस से आपका ऑफलाइन में समझाते हैं, तो हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल रहेगा। फिर लास्ट इम्पोर्टेंट बात है कि हाउ टू इम्प्रूव द सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी, है ना। देखिए कभी भी याद रखें कि हम जो भी अच्छी चीज बनाते हैं सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, उसमें प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। हम अच्छी चीज तो बना रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। जब प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो सारा लोगों को, जैसे अभी हमको इंजेक्शन वैक्सीनेशन लगाना है, अभी अभी नया रूल आया है कि 1 तारीख से 18+ बच्चों को भी, 18 से ज़्यादा लोगों को जिसकी एज है उसको भी लगेगा। यानी कि आप सोचिए कि हमको इतना समय अगर इस सिस्टम के लिए बनाया तो ठीक है, लेकिन अगर प्रोडक्शन की बात हम करें तो हम फर्स्ट डे से भी काम कर सकते थे, लेकिन कुछ प्लानिंग होती है, कुछ प्रकार से पॉलिसीज होती हैं, उसको हमको समझदारी से लेना पड़ता है। तो हाउ टू इम्प्रूव द सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी, हमको ये समझना है कि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारे लिए क्या फायदा होगा, डिक्रीज द सॉफ्टवेयर कॉस्ट, इसकी जो कॉस्ट होती है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने इम्पोर्टेंट बात समझ ली है कि क्राइसिस होने के ये कुछ ना कुछ हमको कंपनसेट करना पड़ेगा। तो पहला था हमारा रियल टाइम एंटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये पहली इम्पोर्टेंट बात थी कि हम रियल टाइम अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे बनाएंगे, ओपन इंटरफेस कैसे करें, फिर क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर कैसे सुधारें, फिर टाइम शेड्यूल को कैसे मैनेज करें, फिर रीयूजेबिलिटी एक्सटेंसिबिलिटी को कैसे करें, फिर हम अपने मॉड्यूल्स को किस प्रकार से टॉलरेंट फ्री बनाएं, फिर हमारे सॉफ्टवेयर को हम कैसे प्रोडक्टिव बनाएं, कैसे हम उसका प्राइस को कम कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो क्राइसिस को कम कर सकती हैं। अदरवाइज क्राइसिस को संभालना इट इज़ ए वेरी बिग टास्क, हम बहुत मुश्किल से संभाल पाएंगे। एक बार 1970 की बात मैं आपको से बता रहा हूँ, तब से इंडस्ट्री हमारी चली आ रही है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। अभी तक इस तरीके का एक स्टैटिस्टिक्स सामने दिखने में आ रहा है कि 25% ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि पूरे के पूरे पेड हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका डिलीवर नहीं हो पाया है।
यानी बहुत सारे सॉफ्टवेयर तो बन चुके हैं लेकिन डिलीवरी नहीं हो पाए, जो भी कारण हो, उसकी जो भी क्राइसिस हो, जो कारण से नहीं हो पाया, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो अभी तक मतलब पेड होने के बाद भी डिलीवर नहीं हो पाए, चाहे बन नहीं पाए हों या फिर चेंज नहीं, बहुत ऐसी बहुत सारी बातें रह सकती हैं। ऐसा 50% सॉफ्टवेयर हैं जो कि डिलीवर हो गए हैं लेकिन यूज नहीं हो रहे हैं। हमने मतलब इंजीनियर से बना तो लिया है लेकिन उसे यूज नहीं कर पा रहे हैं। अब ऐसा भी सॉफ्टवेयर बनाने से क्या फायदा कि जिसको यूज नहीं कर सकते हम लोग, मतलब जिसको हम अच्छे से पॉपुलर, यानी कि इसको हमने एक्सप्लेन नहीं किया। यानी हमने अगर अपने सॉफ्टवेयर की नीड, हमें नीड पता होनी चाहिए, उसके बाद ही तो हमें बनाना चाहिए प्रोग्राम, लेकिन हमने नीड ही नहीं देखी भैया और बनाना शुरू कर दिया और पता चला कि बनाने के बाद तो उसकी नीड रही नहीं। अब नीड नहीं रही लेकिन हमने जिसको दे दिया ऑर्डर उसको तो हमें बनाना पड़ेगा, उस इंजीनियर को उतना पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे कोई 15% प्रॉब्लम होती है कि आपका है ना, बहुत सारे जो प्रॉब्लम है जो रीवर्क और जो एवेंडेंट ऑन द सॉफ्टवेयर, यानी कि वो टेक्नोलॉजी बदल गई, उसके बाद हो सकता है कि उसमें फिर से काम करना पड़ रहा है लेकिन हम कर ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हमारे अभी भी डस्टबिन में पड़े हैं या हमारे अभी ये अनटच है जो इंडस्ट्री में प्रॉब्लम पड़े हैं। फिर ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हैं यूज्ड आफ्टर चेंज, यानी कि आपके पास में जो सॉफ्टवेयर है उसे यूज करना है कुछ चेंज होने के बाद, लेकिन वो चेंज ही नहीं हो पाए, और चेंज नहीं हो पाए तो भाई वो यूज ही नहीं कर पाए। और उसके बाद में ऐसे कोई हमारे सॉफ्टवेयर है जो यूज एज ए डिलीवर यानी कि जो डिलीवर होने के बाद यूज हो रहे हैं वो ऐसे 2% हमारे पास में है। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का जो स्टेटस है बहुत ही ज्यादा इस तरीके का अनबैलेंस है। इसको बैलेंस बनाने के लिए ही हमको कुछ अच्छी मेथोलॉजी या अच्छा अप्रोच लाना पड़ेगा जिससे कि ये जो स्टेटस है धीरे धीरे कम होते चला जाए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फॉलोइंग चेंजेस इन, अभी जो हमारे सॉफ्टवेयर में ऐसे चेंजेस क्या क्या आते हैं उस चीज को हम समझना चाहते हैं। देखिए सबसे पहला चेंज आता है कि डेटा फॉर्मेट में चेंज होता है, ठीक है। आपके पास में अभी इंटीजर है, किसी ने बोला फ्लोट में बनाना है, किसी ने बोला कैरेक्टर में बनाना है, कोई स्ट्रिंग में बना रहा है, तो डेटा फॉर्मेट ही बदल जाता है। अब डेटा फॉर्मेट बदल जाएगा तो आप सोचिए कि हमारा प्रोग्राम को फिर से बनाना पड़ेगा ना। अगर जैसे आपने एडिशन ऑफ 2 नंबर बनाया, इंटीजर का लेके बना दिया, ठीक है। अब मैंने बोला कि नहीं भाई इंटीजर से तो मेरा काम नहीं होगा, इसके अंदर फ्लोट नंबर का भी मुझे रिक्वायरमेंट है। अब आप करके देंगे तो ठीक है, और नहीं करके दिए तो वो डस्टबिन में आपका प्रोग्राम पड़ा हुआ है, डिलीवरी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने मेरी चीज को, रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया। इसके बाद आता है चेंज इन द यूजर रिक्वायरमेंट। हमारे यूजर्स भी इतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी ये दिक्कत है कि वो एक बार में हर चीज नहीं बताते। उनके पास हर चीज का क्या है, टाइम टू टाइम बदलता रहता है। अब उनको हमने अगर अभी अच्छी सिटिंग नहीं की है, अच्छी काउंसलिंग नहीं की है, अच्छा हमने डिस्कशन नहीं किया है, मीटिंग नहीं की है, तो पता चला कि वो हर मीटिंग में नई चीज ही दे देंगे आपको बनाने के लिए। और ऐसे केस में हमारा सॉफ्टवेयर तो बनने से रहा। हमारा सॉफ्टवेयर देखिए अच्छा कब बनेगा, जब हम अच्छे चीजों को, रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकें। अब यूजर को हर बार भाई देखिए, इसीलिए फिर टर्म कंडीशन बनानी पड़ती है कि भाई ज्यादा से ज्यादा चेंजेस कितने करने हैं उतने बताइए आप। उससे ज्यादा आप चेंजेस करेंगे तो भैया पेड हो जाएगा, ठीक है। नाउ चेंजेस इन द हार्डवेयर। अभी पता चला कि हमने पहले डेस्कटॉप के लिए प्रोग्राम बनाया, फिर पता चला कि भैया वो तो वेब के लिए काम करना है, फिर पता चला मोबाइल के लिए काम करना है। अब तीनों के लिए हमें बनाना पड़ रहा है। तो तीनों के लिए आप बना रहे हैं तो हार्डवेयर तो आपका बदल रहा है ना, आपका डिस्प्ले तो कम ज़्यादा हो रहा है। कभी किसी की स्क्रीन छोटी है, कभी किसी स्क्रीन बड़ी है, विड्थ वाइज है, हाइट वाइज है, मतलब बहुत सारी चीज़ों को आपको है ना समझना पड़ेगा, तब जाके सॉफ्टवेयर हमारे बन पाते हैं।
फिर उसकी इफिशिएंसी भाई कितनी है, उसकी इफिशिएंसी यूजफुल है कि नहीं, कंफर्टेबल है कि नहीं इफिशिएंसी, उसकी इफिशिएंसी पता चल रहा है हम प्रोग्राम कर रहे हैं लेकिन वो ठीक से आउटपुट बहुत देर से दे रहा है, उसको इफिशिएंट ही नहीं है, इसका मतलब है कि हमारे लिए तो वो बेकार की चीज है, क्योंकि हम इतने देर अपने आप को नहीं संभाल सकते हैं। उसका डॉक्यूमेंटेशन, अब जो भी आपने मेरे को एक डॉक्यूमेंटेशन दिया है, वो डॉक्यूमेंटेशन आपका जो है वो प्रॉपर नहीं है, मैं उसको पढ़ के रीड करके अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये एक सबसे बड़ी दुविधा आती है हमारी सॉफ्टवेयर में, कि हम सॉफ्टवेयर को समझ पाएं उसके पहले उसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। इसीलिए आजकल एक नई सर्विस स्टार्ट हुई है, दैट इज नोन एज ए कंटेंट राइटिंग, है ना। जैसे हमारे पास बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो अच्छा लिख सकते हैं, अच्छा इंग्लिश में लिख सकते हैं, अच्छा अभी एक और प्रॉब्लम है कि हमने इंग्लिश में लिख के किसी को डॉक्यूमेंट दिया, अब वो मेरा जो कस्टमर है वो हिंदी जानता है, तो अब हिंदी के लिए लिखना पड़ेगा, तो मुझे कोई ट्रांसलेटर चाहिए जो इंग्लिश को हिंदी से ट्रांसलेट कर सके। इसी तरीके से सपोज करिए कि कोई दूसरे स्टेट की बात करें, जैसे सपोज करिए कि मराठी यानी महाराष्ट्र की बात करें, जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया उसे महाराष्ट्र में बेचना है, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए, उनकी मदर टंग मतलब मराठी में चाहिए, अब वो ना हिंदी समझ पा रहे हैं ना इंग्लिश समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से दूसरे स्टेट है की बात है, तेलुगु है, तमिल है, मलयालम है, कन्नड़ है, क्योंकि हमारा जो इंडिया है यहाँ पर बहुत सारे तरह के मतलब पर्सन्स अपने मल्टीलिंगुअल सिस्टम हो सकता है। तो हमारे पास आप भी देखते होंगे कोई प्रोडक्ट आप खरीद के लाते हैं तो उसके अंदर एक आध पेज का डॉक्यूमेंटेशन होता है, हालांकि वो इतना छोटा लिखा रहता है कि आप पढ़ने की जरूरत ही नहीं समझते हो और उसे फेंक देते हो, ठीक है, लेकिन उसको ध्यान से देखोगे तो उसमें सब लिखा हुआ रहता है और वो एक से ज़्यादा लैंग्वेज में लिखा हुआ रहता है। इसके बाद आता है प्रॉपर डीबगिंग, अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉपर डीबग होना बहुत ज़रूरी है, अगर प्रॉपर डीबगिंग नहीं होगा तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर कोई भी बग, देखिए बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे रहते हैं इसके अंदर बग होते हैं, लेकिन प्रॉपर वे से वो शट डाउन हो जाना चाहिए, इस सेकेंड टाइम ठीक ढंग से फिर से रन हो जाना चाहिए, तो हो सकता है कि हम अपने प्रोग्राम को फिर से यूज़ कर सकते हैं। पता चला कि वो प्रॉपर वे से शट डाउन नहीं हुआ, पूरा का पूरा डेटा क्रैश हो गया, हो सकता है कभी कभी हार्ड डिस्क भी क्रैश हो जाती है, तो ऐसे केस में हमारा पूरा सिस्टम ही शट डाउन हो जाएगा, तो इसको हमको प्रॉपर वे से करना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट आपके चेंजेस होने के कारण से हमारे सॉफ्टवेयर में दिक्कतें आती हैं। अब हमको समझना है कि ऐसी कौन सी चीज हम करें जिससे कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो अच्छी तरीके से यूज हो सके। तो हमें क्वालिटी इश्यूज देखनी पड़ेंगे कि हमारे सॉफ्टवेयर में जो है वो क्वालिटी इश्यूज क्या क्या है, इस चीज को देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो करेक्टनेस होना चाहिए, ठीक है ना, उसके अंदर में कोई भी चीज का मतलब अपने अंदर प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए, तो ही हम सॉफ्टवेयर को बेचना चाहिए, अदरवाइज भाई नहीं, जब तक सही नहीं हो उसे आप सेल आउट मत करिए। अगर सेल कर दिए पता लगा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है तो क्या मतलब है उसको यूज करने का, ठीक है। इसी तरीके से उसकी मेंटेनेबिलिटी, ठीक है ना, उसका जो मेंटेन है उसकी मेंटेनेबिलिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उसे मेंटेन नहीं कर सके या हम उसको मार्केट में कहीं लेके जाएं कि भाई इसको कोई ठीक ठाक करके दे दे, तो हमें कोई वहाँ इंजीनियर ही नहीं मिल रहा है, तो क्या मतलब है प्रोग्राम को बना के बेचने का। जब भी कोई प्रोग्राम बनेगा तो उसका साइड ऑफिस होना बहुत ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे मेंटेनेबिलिटी का भी कंसेप्ट होता है। रीयूजेबिलिटी, भाई आपने जो प्रोग्राम बनाया है उसका दूसरे सॉफ्टवेयर में भी यूज होना चाहिए, मतलब लाइब्रेरी जैसा अगर कंसेप्ट बने तो फायदा है, अदरवाइज क्या होगा कि हम हर बार पूरी मेहनत करेंगे तो उतना टाइम फिर से लगेगा। हमारा सॉफ्टवेयर ओपननेस होना चाहिए और इंटर ऑपरेटिबिलिटी होना चाहिए, यानी हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन टू ऑल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसको हम बदलने, मतलब जिसके अंदर जैसे सपोज करिए कि आपका जो लाइनिक्स है, लाइनिक्स के अंदर ओपननेस ज़्यादा है, विंडो में ओपननेस कम है,
क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है कि आपको EXE फाइल दी जाती है, यहाँ पर लाइनेक्स में आपको दोनों चीज़ दी जाती है कि आप चेंज भी कर सकते हैं। इंटर ऑपरेटिबिलिटी यानी आपका जो भी सॉफ्टवेयर है वो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी चल सके, इस तरीके का सॉफ्टवेयर बनना चाहिए, ठीक है। पोर्टेबिलिटी, भाई आपका जो सॉफ्टवेयर है उसकी पोर्टेबिलिटी पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने सपोज कर ये विंडो में बनाया, पता चला कि नहीं मुझे लाइनक्स में चलाना है, तो वो सॉफ्टवेयर चले ही नहीं। क्यों नहीं चले? क्योंकि वो आपका विंडो का ही सॉफ्टवेयर कहलाता है, इसलिए वो लाइनक्स पर नहीं चलेगा। तो पोर्टेबिलिटी होना चाहिए सॉफ्टवेयर में। जब तक सॉफ्टवेयर में पोर्टेबिलिटी नहीं होगा तो हम डिफरेंट टाइप के अपने कस्टमर को नहीं ले सकते हैं। सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है आपके सॉफ्टवेयर में। जब तक सॉफ्टवेयर में डेटा का सिक्योरिटी नहीं होगा तो पता चला कि आपके जितने भी इम्पोर्टेंट ट्रांजेक्शन है वो कहीं ना कहीं हैक हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इंटीग्रिटी, आपके जो सॉफ्टवेयर में जो डेटा है वो पूरी की पूरी तरीके से एक इंटीग्रेट होना चाहिए। उसके अंदर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने अगर कोई अकाउंट का डिटेल पता चला तो उसमें कहीं दूसरे की चीजें भी आती चली गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी इंटीग्रिटी होना चाहिए। देन यूजर फ्रेंडलीनेस होना चाहिए। आपका जो भी इनपुट आउटपुट है या उसको ऑपरेट करने का जो ढंग है वो इतना ज़्यादा सरल होना चाहिए कि वो हर यूज़र उसको यूज़ कर सके, हर एज के लोग उसे यूज़ कर सके, ठीक है। तो ऐसा तो हम नहीं कर सकते ना कि कोई सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं तो वो आपके 18 एज वालों के लिए अलग बनाएं, फिर 30 एज वालों के लिए अलग बनाएं, फिर 45 एज, ऐसा नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम कोई एज वाइज या फिर हम कस्टमाइज वाइज, मतलब कस्टमाइज बनाना सरल है लेकिन वो दिक्कत ये है कि केवल एक दो ही कस्टमर उसको खरीदेंगे, एक साथ नहीं खरीद सकते। Okay, so these are the important qualities that we required in maintaining the our software. अब सॉफ्टवेयर का किस प्रकार से इवॉल्व हुआ ये हमको समझना है। देखिए सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन को अगर आप समझ गए ना तो आपको बहुत जल्दी चीजें समझ में आने लगेंगी। देखिए कैसा, सिंस द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर, है ना, जब से कंप्यूटर बना है तब से मैनी प्रोग्रामिंग अप्रोचेस हैव बीन ट्राइड, बहुत सारे प्रोग्रामिंग अप्रोचेस एक के बाद एक आती चली गई। जैसे सबसे पहले देखिए मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग आई, इसके बाद आ गई आपकी टॉप डाउन प्रोग्रामिंग, फिर आ गई बॉटम अप प्रोग्रामिंग, इसके बाद आ गई स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। तो ऐसे बहुत सारे टाइप के आपके प्रोग्रामिंग अप्रोचेस हैं, उसको हमको समझना चाहिए। सबके अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं और सब एक से बढ़कर एक है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग मतलब आपका जो भी प्रोग्रामिंग है वो मॉड्यूल्स में होता है, यानी कि आपके ब्लॉक में होता है, उसे बोलते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, ठीक है। टॉप डाउन प्रोग्रामिंग कब होता है? जब आपके पास में ब्रांचेस बनानी पड़ती है, मतलब टॉप से डाउन जा रहे हैं आप, यानी कि एक बड़ा प्रॉब्लम दिए फिर इसके छोटे छोटे सॉल्यूशन बनाना हम स्टार्ट करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं इसको टॉप डाउन प्रोग्रामिंग। इसके बाद आता है आपका बॉटम अप प्रोग्रामिंग। बॉटम अप का मतलब वी हैव ए सॉल्यूशन, वी हैव टू इंटीग्रेट दैट प्रॉब्लम, उसको हमें इंटीग्रेट करना है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का मतलब क्या हो गया, आपका जो प्रोग्रामिंग है वो एक किसी स्ट्रक्चर, एक टेम्पलेट के थ्रू काम करता है, ठीक है ना। तो उसके अंदर में सारी चीजें आपकी क्या रहेंगी, इन कैप्सूल रहेंगी, यानी कि वो उसके कवर में सारी चीजें इन कैप्सूल रहेंगी, यानी स्ट्रक्चर के मोड में रहेगा तो आपको क्या है जल्दी समझने के काम हो सकता है। अनस्ट्रक्चर रहेगा तो उसे समझना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द यूर इम्पोर्टेंट इवोल्यूशन ऑफ द यूर सॉफ्टवेयर। तो हमें ये समझना है कि द प्राइमरी मोटिवेशन इन ईच हैज बीन कंसर्न टू हैंडल द इंक्रीजिंग द कॉम्प्लेक्सिटी। हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि देखिए चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती चली जा रही है, हमें उसे हैंडल करना है। प्रोग्राम दैट आर रिलायबल एंड द मेंटेनेबल होना चाहिए। हमारी कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे खत्म हो। हमारा प्राइमरी मोटिवेशन क्या है कि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी को हम हैंडल कर सकें, है ना। तो जब हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो मेन उद्देश्य क्या है। आपका मेन उद्देश्य यही है
फिर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, जैसे सी लैंग्वेज की बात करते हैं, दिस बिकम वेरी पॉपुलर एंड वाज द मेन टेक्निक इन द 1980s। 1980s में ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो गई थी कि हमें स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को बनाना पड़ा था। तो दिस लैंग्वेज वाज पावरफुल टूल that enable programmer to write modality complex program fairly easily। तो हम इसको अपने प्रोग्राम को, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को बहुत अच्छे से बना सकते थे। ठीक है। However, as the program grew large, जैसे ही हमारा प्रोग्राम धीरे धीरे बड़ा होने लगा, even the C language approach failed to show the desired result in terms of bug-free, easy to maintain and the reusable program। जैसे जैसे प्रोग्राम का जो इंस्ट्रक्शंस बढ़ने लगे, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने लगी, तो हमें इसके अंदर में मुश्किलात होने लगी, जैसे आपका बग फ्री करना, इजी टू मेंटेन करना, रीयूजेबल करना, ये सारी चीजें हमारे साथ में थोड़ी सी जरूरत पड़ने लगी जो हम नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच का ऑर्गेनाइजेशन आया। तो ये एक्चुअल में इसने इलिमिनेट किया दिस ऑल पिटफॉल्स ऑफ द कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग मेथड, है ना। इन सारी चीजों को इसने क्या किया, सबको है ना यहाँ से ठीक कर दिया। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बग फ्री होने लगा, इजी टू मेंटेन होने लगा, रीयूजेबल कंसेप्ट आ गया। तो ये जो प्रोग्रामिंग है बहुत फायदेमंद रही। ठीक है ना, ये जो प्रोग्रामिंग है बहुत फायदेमंद रही। क्यों रही भाई? क्योंकि इसके अंदर में ये सारी चीजें आपकी यूजफुल आने लगी। ओके, तो इट इज ए यूर कंसेप्ट ऑफ द यूर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किस तरीके से इवॉल्व हुआ, तो ये हमको बहुत जल्दी समझ में आएगी लेयर ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो देखिए, सबसे पहले जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर था वो बाइनरी नंबर पे होता था, दैट इज द 10 का कंसेप्ट हुआ। उसके बाद मशीन लैंग्वेज के कंसेप्ट में हुआ, फिर असेंबली लैंग्वेज आ गई, फिर प्रोसीजर ओरिएंटेड जो सी लैंग्वेज हमने सीखा वो प्रोसीजर ओरिएंटेड हो गया, और अब हम जो सीखने वाले हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो एक चीज तो ये समझ में आ रही है कि हम मशीन से थोड़ा दूर होते चले जा रहे हैं। ठीक है, मशीन देखिए 10 पर ही काम करती है, लेकिन हम उससे थोड़ा दूर होते गए। लेकिन ये दूर होने के लिए क्या जरूरत थी? हमें अपना कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हमें ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को लेना ही पड़ा। अगर हमको कॉम्प्लेक्सिटी पर ध्यान देना है तो हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पर काम करना पड़ेगा, और अगर नहीं ध्यान देना है तो हम 10 पर ही काम कर सकते हैं। ये निश्चित बात है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और जो 10 में प्रोग्रामिंग लिखी है, इन दोनों में स्पीड अप का जमीन आसमान का फर्क होगा। क्योंकि इसमें तो देखिए ट्रांसलेटर की जरूरत ही नहीं है, इसमें कंपाइलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बनाएंगे तो हमें कंपाइलर की जरूरत पड़ेगी, प्रोसीजर ओरिएंटेड बनाएंगे तो भी हमें कंपाइलर की जरूरत पड़ेगी, असेंबली लैंग्वेज बना रहे हैं तो असेंबलर की जरूरत पड़ेगी। तो ये जब भी ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी तो हमारा हेडेक बढ़ेगा, हमारी स्पीड अप कम होती जाएगी, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी आपकी अच्छी खासी मैनेज हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हमारे पास में एग्जाम्पल है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, जैसे कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग यूजिंग ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग सच एज कोबोल है, फोर्ट्रॉन है, सी है। तो ये जो लैंग्वेजेस हैं एक्चुअल में प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग POP के नाम से जानी जाती थी। और इन द प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच द प्रोग्राम इज व्यूड एज ए सीक्वेंस ऑफ थिंग to be done as a reading, calculating and the printing। POP में क्या है कि जो आपका सीक्वेंस, आपका जो प्रॉब्लम है is a viewed as a sequence of thing। ये एक इम्पोर्टेंट बात आपको मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ पर POP में हर चीज एक सीक्वेंस में होती थी, यानी पहले आपको रीड करना है, फिर कैलकुलेट करना है, फिर आपको प्रिंट करना है। आप पहले प्रिंट नहीं कर सकते हैं,
पहले कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये सीक्वेंस में आपको रखना पड़ेगा। अगर हमने बिना रीडिंग के प्रिंटिंग कर दिया तो गार्बेज वैल्यू आ जाएगी, हम वहाँ गार्बेज वैल्यू को मैनेज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे सीक्वेंस आपको मैनेज करना पड़ता था। अच्छा, यहाँ पीओपी में ए नंबर ऑफ फंक्शन आर रिटर्न टू एक्कम्प्लिश दिस टास्क, यहाँ पे आपको बहुत सारे फंक्शंस लिखने पड़ते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपको क्या बहुत सारे टास्क करने। यहाँ पर कंसेप्ट हाउ का होता है। पीओपी का मतलब क्या है? इट इज ए हाउ, ठीक है ना। आपको कैसे करना है वो चीज पर ज्यादा ध्यान देनी पड़ती थी, तो उसके लिए हर बार अपने को ABCD से ही लिखना पड़ता था। नाउ दिस टेक्निक ऑफ हायरार्किकल डिकम्पोजिशन हैज बीन यूज्ड टू स्पेसिफाई दिस टास्क टू बी कंप्लीटेड फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमें ये चीज समझ में आती है कि ये आपका हायरार्किकल कंसेप्ट में होता था। हम है ना टॉप टू बॉटम जाते थे, ठीक है। टॉप टू बॉटम का कंसेप्ट यहाँ पर होता था हर चीज के सॉल्व करने के कंसेप्ट में। तो इसको मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मेरा अगर सपोज मेन प्रोग्राम है, तो मेन प्रोग्राम को मैं यहाँ पर फंक्शन बना के काम करता था, फिर ये फंक्शन से और फंक्शन बनते थे। इस तरीके से हम अपने मेन प्रोग्राम को छोटे से छोटे फंक्शन में डिवाइड कर पाते थे। तो मेन प्रोग्राम इज ए कंसिस्ट ऑफ द सब प्रोग्राम। तो ये फंक्शन 1 है, फंक्शन 2 है, फंक्शन 3, फिर देखिए फंक्शन 4 है जो फंक्शन 1 फंक्शन 2 से बन रहा है, फंक्शन 5 है जो 2 और 3। तो इट इज ए एक्चुअली सब प्रोग्राम। ये सब जो फंक्शंस हैं ये सब प्रोग्राम में आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ये चीज समझनी है कि प्रोग्रामर जो रहता है हमारा यूजेस द फ्लो चार्ट to organize this action and represent the flow of control from one action to another action। तो यहाँ पे जो प्रोग्रामर है वो इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाता है और अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। However, during programming, programmer concentrate on the development of function। यहाँ पे जो हमारा जो प्रोग्रामर है उसका पूरा का पूरा ध्यान किस पर है? उसका पूरा ध्यान है फंक्शन को डेवलप करने के लिए। एंड इट गिव्स वेरी लिटिल अटेंशन टू द डेटा। तो ये डेटा के ऊपर उसका बहुत ज्यादा नजर नहीं होती है या कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे क्या बात आ रही थी कि वो फंक्शन, क्योंकि देखिए आप भाई एक ही चीज पर तो ध्यान दे पाओगे, आप या तो क्या पर ध्यान दे दो या कैसे पर ध्यान दे दो, दोनों पर ध्यान देना इट इज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो जो यहाँ प्रोग्रामर होता है वो कंसंट्रेट कर सकता है अपने फंक्शन को बनाने के लिए, लेकिन वेरी लिटिल अटेंशन टू डेटा दैट आर बीइंग यूज्ड बाय वेरियस फंक्शन। तो वेरियस फंक्शन जो डेटा यूज करते हैं उसके ऊपर यहाँ पर प्रोग्रामर का ध्यान नहीं होता है। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर मल्टी फंक्शन प्रोग्रामिंग अगर हम बना रहे हैं तो मैनी इंपॉर्टेंट डेटा, जो हमारे जो डेटा इंपॉर्टेंट होता है वो हमारा हो सकता है कि ग्लोबल ही हमें बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं ग्लोबल डेटा के ऊपर काम कर रहा हूँ तो ये फंक्शन भी इस डेटा को यूज कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, यानी कि मेरा जो ग्लोबल डेटा है वो एक्सीडेंटली कहीं भी चेंज हो सकता है। लोकल डेटा तो सबका अपना अपना रहेगा, लेकिन ग्लोबल डेटा को भी मुझे ओपन रखना पड़ेगा। तो हमारी जो कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग है उसमें ग्लोबल डेटा के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं हो पाता है, उस पर हम ज़्यादा तरीके से एक फोकस नहीं कर पाते हैं। कहीं भी कुछ गलती होगी तो कोई भी चीज़ सब में गलत हो जाएगी। तो ग्लोबल डेटा आर इजीली चेंज बाय फंक्शन। ये एक इम्पोर्टेंट सेंटेंस है हमारे पास कि ग्लोबल डेटा जो है वो बहुत जल्दी से चेंज हो सकता है किसी भी फंक्शन के द्वारा। It means in a large program it is very difficult to identify कि what data is used by which function। भाई यही नहीं पता चलता है कि कौन सा डेटा किस फंक्शन ने उसे चेंज कर दिया। तो इन सच केसेस देयर इज नीड टू यूज द एक्सटर्नल डेटा स्ट्रक्चर। तो हमें अपने को दूसरे डेटा स्ट्रक्चर में फाइंड करने के लिए रिक्वायरमेंट बनती है। एंड वी आल्सो नीड टू मॉनिटर ऑल फंक्शन दैट एक्सेस द डेटा।
हमें इस चीज को देखना पड़ता है कि भाई सारे फंक्शन सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एंड दिस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर ए बग टू क्रीप अप। तो इसके अंदर में सबसे बड़ी दिक्कत यही आती थी कि हम अपने एक्सटर्नल डेटा को संभाल के नहीं रख पाते थे। अनदर सीरियस ड्रॉबैक, एक और ड्रॉबैक होता है इसके अंदर में, जो कि आपके प्रोसीजर अप्रोच के अंदर इट डज नॉट मॉडल द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को मॉडल नहीं बना सकता है। जब वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को काम ही नहीं कर सकता है तो इस प्रोग्राम को हम अपने एक्टिवनेस में नहीं ला पाएंगे। तो ये एक सबसे बड़ा सीरियस ड्रॉबैक है हमारे सी प्रोग्रामिंग में कि उसके अंदर में हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को यूज नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज बिकॉज फंक्शन आर एक्शन ओरिएंटेड एंड डू नॉट रियली करस्पॉन्ड टू द एलिमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम के ऊपर में ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करता था। तो अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स देखूं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, आज हम इतना ही देखेंगे, इसके बाद कल और आगे पढ़ेंगे। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड की कैरेक्टरिस्टिक्स पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखिए क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं सबसे पहले ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो किस पर कंसंट्रेट करती है, एम्फासिस इज ऑन डूइंग थिंग, यानी कि एल्गोरिथम पर ज्यादा ध्यान देती है। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे बड़ा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है ना। तो दिस इज एक्चुअली इम्पोर्टेंस इज ऑन द डूइंग थिंग, दैट इज द एल्गोरिथम। तो लार्ज, अच्छा दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी कि जो लार्ज प्रोग्राम है आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर प्रोग्राम। तो लार्ज प्रोग्राम को हम स्मॉलर प्रोग्राम में डिवाइड करते हैं और इसी को कहते हैं फंक्शन, ठीक है। द तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि मोस्ट ऑफ द फंक्शन शेयर द ग्लोबल डेटा। तो यहाँ पर ये शेयर करते हैं, ग्लोबल डेटा को शेयर करना ही पड़ेगा क्योंकि वो उसके ऊपर कोई भी आपकी कस्टडी नहीं रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स कि डेटा मूव ओपनली अराउंड द सिस्टम फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन। डेटा जो है वो इजीली आपके सिस्टम में इधर से उधर मूव हो सकता है। पांचवा इंपॉर्टेंट बात यह है कि फंक्शन ट्रांसफॉर्म द डेटा फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। फंक्शन जो है अपने डेटा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में भी बदल सकता है। एंड लास्टली एंड दिस ट्रांसफॉर्म द डेटा फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें। और लास्टली ये है कि आपका जो कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग अभी तक हमने जो सीखा है फर्स्ट सेमेस्टर में, वो कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग कहलाता है और ये टॉप डाउन अप्रोच के आपके प्रोग्राम को हैंडल करता है। टॉप डाउन अप्रोच, इसको नहीं भूलेंगे। आपके कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग क्या है, टॉप डाउन प्रोग्रामिंग होती है। तो आज हमने इतनी कैरेक्टरिस्टिक समझ लिया। इसके बाद में हमने किसी इस तरीके से ये फिगर आप याद रखेंगे। पहला फिगर ग्लोबल डेटा को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे मेन प्रोग्राम को फंक्शन में बदल रहे हैं, ये दो चीज याद रखेंगे। फिर आपको याद रखना है कि कौन कौन से पीओपी के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद हमने देखा कि लेयर्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है। फिर हमने देखा कि सॉफ्टवेयर को इवॉल्व कैसे करते हैं, कौन कौन से मेथोलॉजी यूज हो रही है। फिर क्वालिटी इश्यूज पर हमने बात किया था अभी। उसके पहले हमने बात किया था कि भाई किस तरीके से चेंजेस होते हैं हमारे सिस्टम में, जिस प्रकार से हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। फिर स्टेटस हमने देखा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का, किस तरीके से स्टेटस इंडस्ट्री में होता है और कौन कौन से एक्चुअली इश्यूज हैं उस पर हमने बातचीत करी कि किस तरीके से क्राइसिस बन सकता है। और सबसे पहले हमने देखा था सॉफ्टवेयर क्राइसिस। तो आज हमने इतनी सारी चीजें देखी हैं, समझी हैं। आप लोग भी इसको समझिए और इसको आगे पढ़िए। कल हम और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू टू ऑल।